हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस? कैसे लग रहे हैं आपको सेशन? टॉपिक समझ में आ रहे हैं, है ना? चैप्टर इजी लग रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने आप कर पा रहे हैं या नहीं? आप बताइए मुझे एक बार कमेंट करके कि मेरे समझाने के बाद क्या आप लोगों को चैप्टर इजी लग रहे हैं? क्वेश्चन आंसर इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना, और अपने मन से भी बनाकर लिख पा रहे हैं अब तो, है ना? तो आप लोग सभी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज हम चलते हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के पार्ट 2 के लिए। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था और ये देखा था, क्या क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था कल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं ना, किस किस कैटेगरी में हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, है ना, पेपर हो गया। तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कल। और क्या देखा था? और हमने देखा था अपीयरेंस। क्या देखा था? कल हमने पढ़ा था अपीयरेंस, जिसमें हम हार्डनेस पढ़ चुके थे, यानी हार्डनेस के बेसिस पर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने मटेरियल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आज अपीयरेंस में ही आगे चलेंगे। आज अपीयरेंस का सेकंड पार्ट है आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी एक तो हम हार्डनेस के बेसिस पर अपने मटेरियल को ग्रुपिंग कर सकते हैं, दूसरा हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबिलिटी के आधार पर भी, इनसॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी हम अपने मटेरियल को ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब आप पानी में कुछ चीजें डालते हो तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो पानी में नीचे जाकर बैठ जाती हैं, यानी जो पानी में डूब जाती हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सिंक करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, है ना, जो डूबते नहीं है पानी में बिल्कुल भी। तो दोनों तरह की चीजें होती हैं, यानी कुछ तो डूबने वाली और कुछ ना डूबने वाली। तो समझ में आया? जो चीजें डूब जाती हैं, इसका मतलब वो चीजें ऐसे, वो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके पानी से हैवी हैं, और जो नहीं डूबते पानी में, जो फ्लोट करते रहते हैं पानी में, इसका मतलब वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो बहुत लाइट वेटेड है ना, इसीलिए तो वो ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज सुगर, chalk, salt पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। ये सब चीजें आप लोगे और एक एक करके पानी में डालोगे। आपने चीनी तो बहुत बार घोली होगी, सॉल्ट भी बहुत बार घोली होगी, है ना? तो क्या होता है भाई, शुगर और सॉल्ट तो थोड़ी देर के बाद डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या चॉक पाउडर को आप डिसॉल्व कर पाते हो? क्या सैंड को आप डिसॉल्व कर पाते हो? क्या सॉडस्ट को आप डिसॉल्व कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। तो अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो वाटर में नीचे तो चली जाती हैं, यानी हैवी तो होती हैं, लेकिन कुछ तो वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं और कुछ वाटर में इनसॉल्युबल रहती हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में डिप कर जाते हैं, है ना, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में सिंक करते हैं, फ्लोट करते हैं। यानी जो हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो लाइट वेटेड होगा वो ऊपर तैरता रहेगा। अब बात आती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की। तो जो वाटर के साथ घुल जाएगा, यानी थोड़ी देर के बाद पानी में आपको नजर नहीं आएगा, वो क्या होगा? वो आपका होगा सॉल्युबल। और जो थोड़ी देर के बाद आपको अलग से पानी के नीचे तले में नजर आने लगेगा, उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप बोलोगे इनसॉल्युबल। आया समझ में? एक्सपेरिमेंट करके आप सभी लोग घर पर देख सकते हैं कि एक कांच के बीकर में या कांच का ग्लास अगर आपके घर में हो, तो एक बीकर में आप शुगर या सॉल्ट में से कुछ 1 टेबल स्पून डालेंगे और दूसरे बीकर में आप चॉक पाउडर या सैंड डालेंगे, और दोनों को स्पून से ना आप हिलाएंगे थोड़ी देर,
और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि शुगर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो चॉक पाउडर होगा या जो सैंड होगी वो आपको बॉटम में रखी हुई दिखाई देगी अलग से। ठीक है, अब यहाँ क्या है, देखो क्या लिखा है आगे, टेक 5 ग्लासेस और बीकर, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, यानी 5 ग्लास लिए, यहाँ पर 4 ही है, 5 ग्लास लिए और उनको क्या किया, 2/3 वाटर से भर दिया। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू फर्स्ट ग्लास, पहले में क्या मिलाया, शुगर, दूसरे में सॉल्ट, एंड तीसरे में अदर सब्सटेंसेस, कुछ भी ले सकते हो आप, चौक ले सकते हो, सैंड ले सकते हो, आप टेल्कम पाउडर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, यानी थोड़ी देर सारे कंटेंट्स को क्या करोगे, स्पून से हिलाते रहोगे, जैसे दूध में चीनी मिलाते हो स्पून की हेल्प से। ठीक है, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आप थोड़ी देर के लिए वेट करोगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, यानी क्या होता है जब आप सब्सटेंसेस को पानी में ऐड करते हो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, जितने बीकर आप लोगे सभी का ऑब्जर्वेशन आप नोट करोगे, क्यों, क्योंकि आपने सभी बीकर्स में अलग अलग सब्सटेंस लिया है ना, जिसमें घुल जाएगा तो आप लिखोगे सॉल्युबल, नहीं घुलेगा तो लिखोगे इनसॉल्युबल। ठीक है, चलो आगे देखो, some substances have completely disappeared or dissolved in water, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। we say that these substances are soluble, हम इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं soluble। अभी बताया मैंने आपको, other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir a long time, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप कितने भी लंबे टाइम तक पानी में डला रहने दो, ना तो वो डिसअपियर होंगे और ना ही वो पानी में घुलेंगे, है ना, और अलग से अपनी एक लेयर बना लेंगे और एक जगह वो कलेक्ट हो जाएंगे। दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances, यानी जो वाटर है वो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। अगर वाटर आप नहीं पियोगे या हम वाटर नहीं पिएंगे तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में एक साथ आ जाएंगी, है ना, तो इसीलिए कुछ खाओ कम पियो, कुछ खाओ कम लेकिन पानी बहुत पियो, और गर्मियों में तो सबसे ज्यादा वाटर लेना चाहिए, क्योंकि स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से ऑलरेडी इतना वाटर निकल जाता है कि हमें हर 1 घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद 1 ग्लास 2 ग्लास पानी जरूर चाहिए। बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, क्यों पीना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व करता रहता है। जो भी आप खाते हैं, जैसा भी खाया, कुछ डाइजेस्ट हुआ कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जो अनडाइजेस्टेड भी होता है ना उसको भी वाटर डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर है। डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या लिक्विड वाटर में डिजोल्व करते हैं, आप खुद बताओ, क्या सारे लिक्विड वाटर में डिजोल्व करते हैं? भाई कुछ लिक्विड तो हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे लिक्विड नहीं होते। जैसे मैंने देखो यहाँ एक लिस्ट ली है, विनेगर, विनेगर यानी सिरका, जो आप अपने चाउमीन वगैरह में यूज करते हो, व्हाइट कलर का होता है, तो वो तो पानी में डिजोल्व हो जाता है ना, तो क्या लिखेंगे, मिक्सेस वेल। फिर क्या दिया हुआ है, लेमन जूस, लेमन जूस भी मिक्सेस वेल। भाई लेमन जूस से तो आप शिकंजी बनाते हो, है ना, तो शिकंजी कब बनेगी, जब लेमन पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, डिसअपियर हो जाएगा, तभी तो शिकंजी बनेगी। अब मुझे बताओ कि आपने कभी पानी में मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन डालकर देखा है? बताओ जल्दी से, क्या देखा है कभी? ना तो पानी में मस्टर्ड ऑयल मिक्स होता है, ना कोकोनट ऑयल मिक्स होता है, ना केरोसिन ऑयल मिक्स होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये पानी से एक तो हल्के होते हैं, इसीलिए पानी के बॉटम पर रहते हैं, ऊपर, है ना, टॉप पर रहते हैं, बॉटम पर नहीं टॉप पर रहते हैं। दूसरा, ये पानी में मिक्स नहीं होते, इसीलिए ये हमको अलग से दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि ये पानी में मिक्स नहीं होते इसीलिए हमको अलग से दिखाई देते हैं। केरोसिन ऑयल अगर आप पानी में डाल दो, केरोसिन ऑयल को हम कहाँ यूज करते हैं? केरोसिन ऑयल हम यूज करते हैं
जहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं गाँव में और मच्छर बहुत पैदा होते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, उस तालाब में, उस पॉन्ड में केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है। तो केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन ना तो अंदर जा पाती है, ना अंदर से CO2 बाहर निकल पाती है। तो जितने भी मॉस्किटोज लार्वा होते हैं या जितने भी मॉस्किटोज उस वाटर में उस टाइम पैदा होने वाले हैं, वो सब वहीं की वहीं मर जाते हैं, है ना। समझ में आया कि केरोसिन को कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये लाइटर होता है, पानी से लाइटर होता है, तो ये पानी की ऊपर की सरफेस पर तैरता रहता है, ये नीचे नहीं जाता पानी में, इसका मतलब ये डिजॉल्व नहीं है ना। ऐसे ही कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल लेकर एक मग में कोकोनट ऑयल और वाटर लेकर कितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश करना, और 5 मिनट उसको रखने के बाद आप देखना ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। सेम विद मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, आप कितना भी उसको पेस्ट बना लो पानी के साथ लेकर, लेकिन वो डिजोल्व नहीं होता पानी में, है ना। तो लिखेंगे डू नॉट मिक्स या नॉट मिक्स, नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होता। ठीक है, आ रहा है ना समझ में बात? बताओ, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल की बात समझ में आ गई, सिंक और फ्लोट की बात भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर व्हेयरएज अदर आर नॉट। अब लिक्विड के साथ साथ कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती। अच्छा बताओ, पानी में मिक्स होने वाली गैसेस के नाम बता सकते हो? देखो मैं बता सकती हूँ आपको। सबसे पहली गैस है ऑक्सीजन, दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी गैस है क्लोरीन। ठीक है, और कुछ हद तक नाइट्रोजन भी पानी में डिसॉल्व रहती है। कैसे पता चलेगा इस बात का? सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो, पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो बाहर तो नहीं आते ना ऑक्सीजन लेने के लिए। बताओ, क्या बाहर आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए? नहीं आते ना। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी होंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ेंगे? वो भी तो सिर्फ पानी में ही छोड़ेंगे ना। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, तभी तो वो बाहर निकल कर आएगी धीरे धीरे। ठीक है, और वहां पर जो प्लांट्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ परसेंट तक यूज कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो समझ में आया कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रोजन ऐसी गैसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व रहती है ना। गैसेस तो और भी हो सकती है, मैं आपको कुछ गैसेस के नाम बता रही हूँ। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व्ड इन इट, यानी पानी के अंदर इतनी क्षमता होती है कि उसके अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी में सारी गैस, मतलब ऑलमोस्ट गैसेस उसके अंदर डिसॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो मैंने आपको अभी बताया है ना। मैंने भी तो आपको यही बताया कि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी तो अंडर वाटर एनिमल रहने वाले या प्लांट अंडर वाटर रहने वाले वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो याद रखोगे कौन कौन सी गैसेस हैं विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंक करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो वी नोटिस मैनी एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लो इन वाटर और सिंक, यानी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। एक बीकर में पानी लो, एक मग में पानी लो, और आपके घर में जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उन्हें डाल के देखो। की डालोगे तो वो नीचे सिंक हो जाएगी, है ना। कॉइन डालोगे तो सिंक हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई वेजिटेबल डाल दोगे तो क्या सिंक हो जाएगी? कुछ वेजिटेबल सिंक हो जाएंगे, लेकिन कुछ वेजिटेबल सिंक नहीं होंगी, कुछ तो फ्लोट करने लगेंगी। जैसे लीव्स वाली कोई वेजिटेबल डालोगे, या आप ब्रिंजल डाल दो उसमें, है ना, या कोई ऐसे लाइट वेटेड आप वेजिटेबल डाल दो तो वो तो फ्लोट करेगी। लेकिन अगर आप पंपकिन डाल दोगे तो क्या आप सोच सकते हो कि वो थोड़े पानी में फ्लोट करेगा? हाँ, लेकिन क्वांटिटी पानी की अगर ज्यादा होगी तो पंपकिन भी आपका फ्लोट कर सकता है। ठीक है, वाटरमेलन भी आपका फ्लोट करता है, ऐसी बात नहीं है। तो समझ में आया कि ऐसे
कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में नीचे चला जाए वो हैवी होगा, और जो पानी में फ्लोट करता रहे वो लाइटर होगा। ठीक है, नीचे देखो, राइट इज फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड एंड स्टोन दैट यू ड्रॉ इनटू दिस पॉन्ड, few drops of honey that you let fall into the glass of water। अच्छा, उसने कहा कि अगर आप एक ड्राई लीफ पानी में डालते हो तो वो क्या होता है, वो पानी में फ्लोट करती है, लेकिन वहीं पर अगर आप स्टोन डालते हो तो स्टोन क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। अगर आप एक बूंद शहद की डालो तब क्या होगा, बताओ, आप एक ग्लास पानी में एक दो बूंद शहद की डालो तब क्या होगा, क्या वो फ्लोट करेगा या वो सिंक हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा, है ना। What happened to all of these? क्या होगा इन सबके साथ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको समझा दिया। एक ड्राई लीफ पर आप हनी डालकर देखना और तब बताना क्या लीफ अभी भी फ्लोट कर रही है या सिंक हो गई। ठीक है, तो बताएंगे इतना मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो। अब आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियरिटी, किसमें कितनी क्लियरिटी है, और क्लैरिटी के बेसिस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसकुलेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपिक। ठीक है, ट्रांसकुलेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपिक। ये स्पेशली आपकी बुक में टॉपिक नहीं है, स्पेशली आपकी बुक में कोई हेडिंग नहीं है इसके लिए, लेकिन क्योंकि इन क्लास 6 यू शुड नो दैट कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, what is transparent and what is opaque। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक तैयार किया है जिसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। चलो, ट्रांसपेरेंट क्या है, सबसे पहले चलो ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हम लोग घर पे बहुत बोलते रहते हैं, है ना, कि अरे ये शीट तो ट्रांसपेरेंट है, अरे ये ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, तो बच्चे ट्रांसपेरेंट का मतलब है किसी भी चीज के दूसरी साइड देखने पर इतनी क्लियरिटी, इतनी अच्छी विजिबिलिटी जैसे हम बिना उस चीज को अपनी आंखों के सामने रखकर देख सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप कांच का ग्लास लेते हो और कांच के ग्लास के अंदर पानी भरकर आप उसे बाहर से देखते हो तो आपको वो पानी उतना ही क्लियर नजर आता है जितना आपको पानी बाहर नजर आता है। ठीक है, दूसरा, अगर कांच, प्लेन कांच आप ले लो और कांच के इस तरफ से आप दूसरी साइड देखना चाहो तो आपकी क्लैरिटी इतनी हो जैसे आप बिना किसी मीडियम के आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग rays of light through its substance so that the body is situated beyond or behind can be distinctly seen। यानी कोई भी ऐसी बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पर कांच रख दिया, मैं यहां से देखने की कोशिश कर रही हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर ये कैंडल है तो मुझको क्लियर कैंडल दिख रही है, किस कलर की है, कितनी बड़ी है, सब दिख रहा है मुझे। हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, है ना। मटेरियल लाइक एयर, वाटर, क्लियर ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। समझ गए ट्रांसपेरेंट। अब आते हैं ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। लाइक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बटर पेपर, या फिर कोई भी शीट जो आप बाहर से सूरज अंदर ना आए उसके लिए लगा लेते हो, लेकिन हाँ रोशनी तो आ जाए अंदर, है ना। ऐसे सोचकर भी तो हम शीट लगाते हैं कि रोशनी तो अंदर आ जाए, लेकिन बाहर से ना क्लियर पूरी धूप अंदर नहीं आनी चाहिए। तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे, उस ऑब्जेक्ट को आप बोलोगे ट्रांसकुलेंट। की विजिबिलिटी तो है लेकिन क्लियर नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट में यहां रख दूं और यहां मैं खड़ी हूं, यहां किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रही हूं, तो मुझको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा तो सही, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट क्या है। मुझे ये मालूम है कि उस साइड कुछ रखा है और वो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो हम उसके बारे में ये नहीं बता सकते
कि ये रखा क्या है। जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो ऐसी पोजीशन में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसकुलेंट। और अभी मैंने आपको बताया बटर पेपर, आप बटर पेपर से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। टॉर्च लगाना और टॉर्च के और अपनी आईज के बीच में आप बटर पेपर को लगाना, तब आप टॉर्च को देखना और आप क्लियर अपनी आईज से टॉर्च को देखना, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, जब आप टॉर्च को सीधे आईज से देखते हो तो आपकी आईज पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन जब बीच में बटर पेपर आ जाता है तो लाइट तो आपको नजर आती है, लाइट तो आपको दिखती है, लेकिन वो इतनी शार्प नहीं होती, इतनी तेज नहीं होती कि वो आपकी आईज को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर पाए। तो बटर पेपर क्या है, बटर पेपर एक ट्रांसकुलेंट का ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है ओपेक। ओपेक क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम ना देख सके। भाई हम अपने रूम में हैं, हमने दरवाजा बंद कर लिया, अब हमें या तो बाहर वाला देख सकता है, ना हम बाहर वाले को देख सकते हो। हमारे पास विंडो है, कांच की विंडो है जो ट्रांसपेरेंट का काम कर रही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको ब्लैक शीट से कवर कर दिया, तो अब वो क्या बन गई, अब वो ओपेक बन गई। क्यों, क्योंकि अब ना तो हम बाहर देख सकते हैं, ना बाहर वाला हमको देख सकता है, ना अंदर की लाइट बाहर जा सकती है, ना बाहर की सनलाइट अंदर रूम में आ सकती है। यानी आपके रूम में बिल्कुल डार्क हो जाएगा, दिन में भी आपके रूम में अंधेरा हो जाएगा। तब कौन सी कंडीशन में होगा, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक होगा, यानी कुछ भी दिखाई ना देने वाला। यहाँ लिखा है when the light does not pass through the object is called opaque, black sheet of paper इसका एग्जाम्पल है। यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती, बताया मैंने आपको कि लाइक वॉल, लाइक डोर्स, यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती। अगर आप रूम का दरवाजा बंद कर दो तो आपके रूम में अंधेरा ही रहेगा, चाहे बाहर कितनी भी रोशनी है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट में कल आप लोगों के साथ बहुत डिस्कस करी थी, लस्टर लस्टर लस्टर। लस्टर है क्या, बताओ जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, कि आखिर लस्टर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर, बताइए जल्दी से। मटेरियल दैट हैव अ शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लस्टर, यानी ऐसा कोई भी मटेरियल जो शाइनी अपीयरेंस देता है। मैंने अंधेरे में कुछ सामान रखा था स्टोर में, है ना, और वहां लाइट नहीं थी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप ऐसा करो, टॉर्च ले जाओ और मुझे वहां पर एक लोटा रखा हुआ है पीतल का, वो उठा कर ले आओ। तो उसने कहा कि वहां तो अंधेरा है, मुझे तो दिखेगा ही नहीं। तो मैंने कहा आप टॉर्च जलाना तो सही, आपको चीजें अपने आप दिखने लगेंगी। सेम हुआ, जैसे ही उसने डोर खोला और टॉर्च को अंदर मारा, तुरंत वहां सामने बिल्कुल जो पीतल का लोटा था वो दिखने लगा। क्यों दिखने लगा, बिकॉज इट हैज लस्टर, उसके अंदर शाइन थी जो लाइट पड़ने पर तुरंत चमकने लगा, है ना। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो लाइट पड़ने पर चमकने लगे उसको हम क्या कहते हैं, लस्टर। मेटल, मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर and aluminum are among material that have this quality। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल प्रिज्म भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल डायमंड भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेनाइट भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में लस्टर होता है, ये चमकने लगती है लाइट करने पर। तो आप लस्टर का मीनिंग समझो बस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर। आई होप आज मैंने आप लोगों को जितना बताया उतना समझ में आया होगा। ये देखो ट्रांसपेरेंट, क्लियर फेस दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट में आपको क्लियर फेस दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पर विजिबिलिटी तो है लेकिन क्लियर क्लियर नहीं है, ऐसा लग तो रहा है किसी का फेस है ना, दिख तो रहा है किसी का फेस है, लेकिन किसका फेस है ये नजर नहीं आ रहा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ओपेक। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि आखिर है क्या, ठीक है। चलो, Why do we need to group materials? अब हमें ग्रुप मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्यों जरूरत पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी डेली लाइफ के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए चीजों को
ग्रुपिंग करते हैं. At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. यानी हम अपने आप को कन्विंस करने के लिए, कन्वीनियंस देने के लिए कि हमें चीजें आराम से दिखती रहें, केवल हम इसलिए चीजों को अरेंज करते हैं. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली. और ये जो अरेंजमेंट है ना, हमें चीजों को इजीली देखने में हेल्प भी करता है. हम ढूंढ लेते हैं सामान को अपने को, है ना. सिमिलरली ग्रोसर usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop. यानी एक तरीके के बिस्किट अलग रखेगा और दूसरी तरीके के बिस्किट अलग रखेगा. क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में भी ढूंढ ले उनको. अगर ऐसा नहीं करेगा तो चीजें देने में बहुत मुश्किल हो जाएगी. All soaps at a corner while grains and pulses are stored at some other places. यानी सोप्स को अलग रखेगा, पल्सेस को अलग रखेगा, सीरियल्स को अलग रखेगा, सॉल्ट अलग रखेगा, है ना. There is another reason why we find such grouping useful. और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं. डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. और इसके बारे में हम अगली बार कब पढ़ेंगे? जब हम हायर क्लासेस में आ जाएंगे. ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं. कल फिर मिलेंगे. कैसा लगा सेशन सभी लोग बताएंगे मुझे. लाइक शेयर कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा. ठीक है, चलो कल मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.